हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज आर्थिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज आर्थिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रिय दोस्तों, इंडियन पॉलिटी क्लास में आपका आज विशेष बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि एक 11वीं क्लास के अंतर्गत टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। ये कंपटीशन में भी काम आता है और वैसे भी काम आता है। 11वीं क्लास के अंतर्गत भी टॉपिक है, तो दोनों ही तरीके से आप समझ लीजिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, तथ्य हैं, वो सारे आपको मैं कराऊंगा। प्रिय दोस्तों, आपको ये बात कहना चाहूंगा कि फेसबुक पर इसका कुछ अंश जो देखने को मिलता है, आपको यदि पूरी क्लास देखनी है तो उस पर लिंक दी हुई होती है। आप लिंक पर क्लिक करने पर यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और आपको यहाँ वहां पर ये पूरी क्लास उपलब्ध हो जाएगी। वहां से पूरी क्लास आप पढ़ सकते हैं। प्रिय दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में हम चर्चा करते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में के अंतर्गत हम तीन बातों पर मतलब इसकी शुरुआत से ही चर्चा करते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं वो होती हैं जो आम नागरिकों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि आम नागरिकों से सबसे निकटतम संस्थाएं स्थानीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं। और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का महत्व क्या होता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अंतर्गत 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुए, उनमें क्या प्रावधान किए गए और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की जरूरत क्या है, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, मैं आपको दो कहानी इससे संबंधित बताऊंगा। स्थानीय स्वशासन से संबंधित दो कहानी है। एक तो है मध्य प्रदेश की कहानी और एक है तमिलनाडु की कहानी। तमिलनाडु, ये दो राज्यों की कहानी है। और सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं मध्य प्रदेश की जो कहानी है उसके पर लेते हैं। प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत का नाम है जमनिया तालाब। जमनिया तालाब ग्राम पंचायत। और ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत प्रिय दोस्तों, इसकी कहानी ये है कि 1995 के अंतर्गत यानी 1995 में वहां की जो वो जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की जो महिला पद है, वो सॉरी, जो सरपंच का पद है, वो सरपंच का पद आरक्षण की वजह से महिला वर्ग के लिए चला जाता है। उस पर महिला ही खड़ी हो सकती है। तो प्रिय दोस्तों, वहां 1995 के अंतर्गत वहां से निर्वाचित होकर के आती है सरपंच के लिए गीता राठौड़। सरपंच बनती है 1995 के अंतर्गत। और गीता राठौड़ जब सरपंच बनती है तो वो जनरल सीट की वजह से नहीं बनती है, वो आरक्षण की वजह से बनती है। क्योंकि आरक्षण में महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, कोई महिला खड़ी हो सकती है, पुरुष कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए महिला बनती है और गीता राठौर सरपंच बनती है। वो गांव के विकास के लिए बेहतरीन कार्य करती है, तालाबों को पक्का करवाती है, सड़क बनवाती है और तुम्हारी महिला सशक्तिकरण के आंदोलन चलाती है। विद्यालय की इमारतों को मतलब उनकी मरम्मत कराती है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें बहुत बेहतरीन कार्य करती है। जनता इसी का उनको तोहफा देती है कि फिर 2000 के अंतर्गत चुनाव होते हैं वहां। और 2000 के अंतर्गत वहां सीट आरक्षण में न जाकर के एक अनारक्षित वर्ग के लिए जाती है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, महिला खड़ी हो सकती है, पुरुष खड़ा हो सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। प्रिय दोस्तों, होता क्या है कि गीता राठौर फिर से खड़ी होती है। पहले 1995 में तो वो आरक्षण की वजह से निर्वाचित हो गई थी कि पुरुष वर्ग खड़ा ही नहीं हो सकता था। लेकिन जब पुरुष वर्ग ने उसकी कार्य कुशलता से प्रभावित हुए, सबने देखा कि अच्छी कार्य कुशलता है, अच्छे से हमारे लिए कार्य किए हैं, तो 2000 के अंतर्गत 2000 के अंतर्गत उसको दोबारा से जनता निर्वाचित कर देती है उनके कार्यों की बदौलत। तो ये तो कहानी है इसकी मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत की। मध्य प्रदेश के अंतर्गत तालाबिया ग्राम वो जमनिया तालाब ग्राम पंचायत जो है वहां की। एक कहानी है तमिलनाडु के अंतर्गत। तो प्रिय दोस्तों, मैं इसको बोर्ड पर आपको समझा देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला है सीहोर। सीहोर के अंतर्गत गांव का नाम है जमनिया तालाब। जमनिया
तालाब ग्राम पंचायत, जमनिया तालाब ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत है। और इसकी अंतर्गत चुनाव जो होते हैं वो होते हैं 1995 में। और गीता राठौड़ निर्वाचित होती है। कौन होती है? गीता राठौड़। गीता राठौड़ निर्वाचित होती है। और फिर दोबारा से जब चुनाव होते हैं और ये महिला आरक्षण के लिए सीट जाती है, महिला आरक्षित के लिए सीट रहती है सरपंच की, महिला आरक्षित पद सरपंच, पद किसका? सरपंच का। फिर चुनाव होते हैं 2000 के अंतर्गत, ये अनारक्षित वर्ग में जाता है इसका पद, यानी कि सामान्य, कोई भी खड़ा हो सकता है। और दोबारा से निर्वाचित होकर के गीता राठौड़ दोबारा से निर्वाचित होती है। दोबारा से निर्वाचन, दोबारा से निर्वाचन किसका होता है? गीता राठौड़ का। गीता राठौड़ दोबारा से निर्वाचित होती है। जनता इसको अच्छे कार्यों की तोहफा देती है राठौड़। ये क्या दिखाता है कि आरक्षित में आकर के उसने कार्य कुशलता से जनता को इतना प्रभावित किया कि जनता माने कि हाँ, महिला में भी अच्छे से कार्य कुशलता करने की क्षमता होती है, वो अच्छे से कार्य कर सकती है, वो हमारी जिम्मेदारियों को निभा सकती है हमारे प्रति। प्रिय दोस्तों, ये थी इस गांव की कहानी। अब चलते हैं तमिलनाडु के अंतर्गत। और इन दोनों कहानियों को जब स्थानीय संस्थान को आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें लिंक करूंगा मैं। तमिलनाडु गांव के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में गांव है कांचीपुरम, एक जिला है। वहां का जिला कलेक्टर आदेश देता है। और ये कहानी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु, और घटना है 1997 की। तमिलनाडु के अंतर्गत घटना है 1997 में। और कांचीपुरम, कांचीपुरम जिला है। और यहाँ का जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर आदेश देता है कौन से गांव को? वेंगेवसल गांव है, वेंगेवसल, वेंगेवसल, वेंगेवसल गांव है। और इस ग्राम पंचायत को, गांव है इसकी ग्राम पंचायत को आदेश देता है कि 71 सरकारी कर्मचारियों को, 71 सरकारी कर्मचारियों को, 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर भूमि, 2-2 हेक्टेयर भूमि, 2-2 हेक्टेयर भूमि किसको देने की बात होती है? 2-2 हेक्टेयर भूमि देने की बात होती है वेंगेवसल गांव से। वेंगेवसल गांव से 2-2 हेक्टेयर भूमि दी जाए सरकारी कर्मचारियों को, ये बात होती है। और ये आदेश देता है जिला कलेक्टर। और ये काम कराती है कौन सी? तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार कहती है कि भाई 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन दी जाए। और वो जमीन दी जाए किस गांव से? वेंगेवसल गांव से। ये जिला कलेक्टर कहता है कि भाई ग्राम पंचायत इस आदेश का पालन करे सरकार के और 2-2 हेक्टेयर जमीन दे। लेकिन ग्राम पंचायत इस आदेश को मानने से मना कर देती है। और ये इस केस को लेकर के कहा चले जाते हैं? वेंगेसल गांव की, वेंगेसल इस केस को वहां लेके चला जाता है मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत। मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत, मद्रास हाईकोर्ट में क्या करती है? मद्रास हाईकोर्ट फैसला सुनाती है, निर्णय देती है कि राज्य सरकार के आदेश का पालन किया जाए और 2-2 हेक्टेयर जमीन दी जाए। यानी कि कहने का मतलब है मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत राज्य सरकार केस को जीत जाती है और ग्राम पंचायत केस को हार जाती है। लेकिन ये इस केस को मद्रास हाईकोर्ट से मद्रास खंडपीठ लेके जाते हैं। मद्रास खंडपीठ, मद्रास हाईकोर्ट खंडपीठ, खंडपीठ। प्रिय दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट खंडपीठ के अंतर्गत ले जाते हैं तो मद्रास हाईकोर्ट खंडपीठ आदेश देती है कि इसमें ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी शक्तियों को उल्लंघन हो रहा है।
और ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। कौन पलट देती है? मद्रास हाई कोर्ट खंडपीठ मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को पलट देती है और आदेश देती है कि इस आदेश से यानी कि ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ग्राम पंचायत के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये आदेश देती है। तो सीधा सीधा बात है, ग्राम पंचायत खंडपीठ के अंतर्गत जीत जाती है और हाई कोर्ट के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट खंडपीठ बदल देती है। ये है इन दो गांवों की कहानी। और प्रिय दोस्तों, इनको दोनों को मैं लिंक करूंगा आगे चल करके। स्थानीय स्वशासन का अर्थ मतलब होता है आम नागरिकों से, यानी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो आम नागरिकों के सबसे नजदीक होती हैं। जैसे गांव का सरपंच है, तुमसे सबसे करीब होता है, तुम्हारे मध्य से होता है, बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, वो 24 घंटा तुम्हारी सेवा में उपलब्ध रहता है। बाहर का व्यक्ति होगा तो वो उसके इतना नजदीक नहीं होगा। MP MLA है, जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनकी नजदीक इतना व्यक्ति नहीं होता। उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति मिलता है और उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो आम नागरिकों के सबसे नजदीक होती हैं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के वो विषय होते हैं जो आम नागरिकों के विषय होते हैं। आम नागरिकों की दैनिक कार्य जो होते हैं वही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विषय वो उनके कार्य होते हैं। मैंने कहानी बताई थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीहोर जिले में, जो वहाँ की ये दोनों गांव की जो दोनों राज्यों के अंतर्गत कहानी है, और इन दोनों गांव के अंतर्गत ही महिला सरपंच होती हैं, उन्होंने जो जागरूकता दिखाई उन्हीं को मैं आप बता रहा हूँ इसके अंतर्गत। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो निकल करके कहानी आई, गीता राठौड़ ने जो जागरूकता दिखाई नागरिकों के प्रति, और तमिलनाडु के अंतर्गत वेंगेश्वर का जो सरपंच थी, उसने जो जागरूकता दिखाई कि गांव की जमीन पर गांव का अधिकार होना चाहिए, और जो रुझान देखने को मिला कि आम नागरिकों के मुद्दे को उठा करके वोट जाना, वहां से जीतना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्थानीय स्वतंत्रता संस्थाओं से जो लोकल क्षेत्र होते हैं, स्थानीय क्षेत्र होते हैं, उनको मजबूती आती है। और स्थानीय स्वतंत्रता संस्थाओं का प्रावधान इसीलिए किया गया था कि प्रशासनिक स्तर को बेहतर किया जा सके। मतलब राज्य स्तर पर और केंद्र और राज्य स्तर पर इतनी मतलब केंद्र और राज्य स्तर से इतना बेहतरीन व्यवस्था नहीं की जा सकती जितना हम स्थानीय स्वतंत्रता संस्थाओं को ला करके कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें गांव का विकास चाहिए, किसी क्षेत्र का विकास चाहिए, तो वहां की स्थानीय सरकार होनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, स्थानीय सरकार से मेरा अर्थ समझ लो कि वहां यानी कि आप गांव का सरपंच बना रहे हैं तो गांव का सरपंच किसी अन्य गांव का नहीं होना चाहिए, वो उसी गांव का होना चाहिए। स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं के अंतर्गत खास बात ये होती है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वो उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, वो वहां का लोकल व्यक्ति होना चाहिए, बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर का आदमी उन लोगों की समस्याओं को ध्यान नहीं दे पाएगा, उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं सकेगा। तो ये प्रावधान किए गए हैं इनमें 73 मतलब आगे चल करके मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस कहानी में तो ये कहा गया है कि भाई मध्य प्रदेश की जो कहानी है उसमें क्या देखने को मिला। मध्य प्रदेश की कहानी के अंदर देखने को मिला कि भाई उसने महिला सशक्तिकरण आंदोलन चलाया, अच्छे से कार्य करके दिखाए, जनता के प्रति जागरूकता दिखाई, जिम्मेदारी निभाई। आगे है लोकतांत्रिक लोकतंत्र अच्छा वो माना जाता है जहां मतलब आम स्थानीय स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान का उस पर मतलब ज्ञान हो, स्थानीय ज्ञान हो, और स्थानीय ज्ञान के साथ में क्या होना चाहिए कि वहां की जानकारी होनी चाहिए, वहां की समस्या हल होनी चाहिए, तभी एक अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, ये था। और दूसरे के अंतर्गत कि भाई लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से होता है कि आप कितने जवाबदेही निभा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु की बात लें तो तमिलनाडु के अंतर्गत सरपंच ने जवाबदेही निभाई थी कि उनका प्रतिनिधित्व करके चला था। तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी थी कि गांव की जमीन अन्य लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, दूसरी जगह के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने उस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से खंडपीठ गए और वहां से जीत करके आए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जुझारू प्रवृत्ति दिखाई, जागरूकता दिखाई, जवाबदेही दिखाई। और स्थानीय मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत भाई यही है कि लोकतंत्र का मतलब है कि
जनता के प्रति जवाबदेही, कि जनता की समस्याओं को समझना, स्थानीय स्वतंत्र लोकतंत्र वही मजबूत माना जाता है। तो ये था। और आगे चल के ये दो कहानी इसलिए ही बताई गई है कि एक में तो दिखाया है कि भाई उसने कितनी जिम्मेदारी से किया, महिला सशक्तिकरण आंदोलन को साथ लेके चले, गांव के विकास के लिए कितने काम किए। और एक कहानी के अंतर्गत ये बताया है कि उन्होंने गांव के विकास के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी लेके भाई गांव की जमीन पर गांव का ही अधिकार होना चाहिए, और वो महिला चुनी गई है तो उसकी जिम्मेदारी है कि गांव की जमीन वो बचा कर रखे, दूसरा कोई हड़प न सके। यानी कि जिला कलेक्टर, कांचीपुरम के जिला कलेक्टर ने जो आदेश दिए थे, और यदि वो ऐसा इतना जागरूक नहीं होते तो शायद कोई दूसरा जमीन, मतलब राज्य सरकार उस जमीन पर हड़प लेती। प्रिय दोस्तों, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं के जो विषय होते हैं, इसमें स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं में दो प्रावधान होते हैं। एक होता है ग्रामीण प्रावधान, एक तो ग्रामीण निकाय होता है और एक शहरी निकाय होता है। ग्रामीण निकाय जो है वो 73वें संविधान संशोधन से है, और 74वां संविधान शहरी निकाय से संबंधित होता है। तो जो ग्रामीण निकाय है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन एक साथ चले, और इसको संसद ने 1993 के अंतर्गत पास किया, वो लागू किया, और 1992 के अंतर्गत पास किया था। तो ये 1993 में संवैधानिक दर्जा इन्होंने प्राप्त कर लिया। प्रिय दोस्तों, 1882 के अंतर्गत 1882 ईस्वी में आधुनिक समय के अंतर्गत स्थानीय शासन संस्था चलने लग गई थी, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने कार्य किया इस दिशा में, और इस उस समय 1882 के अंतर्गत 1882 के अंतर्गत स्थानीय शासन संस्थाओं को मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। ये प्रिय दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सवाल तो ये ध्यान रखना है कि स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1993 के अंतर्गत दिया गया। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि मुकामी बोर्ड किसे कहा जाता है। स्थानीय शासन संस्थाओं को मुकामी बोर्ड कहा जाता था। कब कहा जाता था? आधुनिक काल के अंतर्गत ही 1882 के अंतर्गत कहा जाता था। ये सारी कहानी है, और इसके अंतर्गत 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान है, और इसके लिए जो कार्य किया, इस दिशा में जो कार्य करने का प्रयास किया, वो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण की दिशा पर बल दिया था कि भाई शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पहले तो हमारे देश में दो स्तरों पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण था, और ये विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था होती है ना, वो होती है संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियां अलग अलग स्तरों पर बटी हुई होती हैं। अब तुम यो समझ रहे होंगे संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। संघीय शासन वो व्यवस्था होती है जहां हर चीज द्वैरी होती है, केंद्र स्तर के लिए अलग और राज्य स्तर के लिए अलग, यानी कि शक्तियां एक जगह केंद्रित न होकर के अलग अलग स्तरों पर बटी हुई होती हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दे रखा है। तो ये व्यवस्था हुई, और महात्मा गांधी ने बल दिया कि भाई स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए। और तुम्हें ध्यान हो तो 1952 के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था इस दिशा के अंतर्गत, और इस पर ध्यान देने लगे थे 1987 के अंतर्गत। 1987 के अंतर्गत स्थानीय निकायों पर पुनरावलोकन किया गया, विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि इनमें क्या कमी है और क्या सुधार करना है। तो इनके लिए एक समिति का गठन किया, और वो समिति थी पीके थुंगन समिति। प्रिय दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एग्जाम के अंतर्गत आता है। पीके थुंगन समिति 1989 की समिति है। इस समिति की सिफारिश पर स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है कि स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के, मतलब किस समिति की सिफारिश पर दी गया। तो पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये पूरी कहानी है। और अगली क्लास, यदि आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो आपको अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। इसको 3 क्लासों के अंतर्गत खत्म करा दूंगा इस टॉपिक को। तो प्रिय दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको ये क्लास समझ में नहीं आई। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमको पता नहीं पड़ेगी कि आपकी कितनी क्लास समझ में आ रही है। यदि ये आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए कि अगला भाग इसका चाहिए या नहीं चाहिए।
यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई अगला क्लास चाहिए, जैसे आपने कहा था कि सर स्थानीय स्वतंत्र संस्थाएं कराइए, तो स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं के अंतर्गत मैंने पहली क्लास आपको करा दी है। और दूसरी क्लास के अंतर्गत इसका पूरा बताऊंगा, शहरी निकाय के अंतर्गत कौन से प्रावधान है और ग्रामीण निकाय के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान है, शहरी निकाय के अंतर्गत कौन से संविधान में संशोधन के अंतर्गत आता है ये, और वो मतलब और इसमें कौन से अनुच्छेद हैं, ग्रामीण निकाय में कौन से अनुच्छेद आते हैं और कौन से मतलब संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। तो ये सारी कहानी अभी तो इसकी बेसिक कहानी थी, और ये सबसे है 11वीं हो या किसी से संबंधित हो, लेकिन बाकी के आगे कंपटीशन के बच्चे तैयार करने वाले हैं या 11वीं क्लास का कोई बच्चा है, तो सबके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगी और इसको बहुत गहराई से मैं आपको कराऊंगा। तो आप इस क्लास को यदि आपको अच्छी लगी हो ये क्लास, तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए दूसरी क्लास लेके आ सकें। मैं फिर अगली क्लास में, जय हिंद।